बहुत समय पुरानी बात है। एक पहाड़ की चोटी पर माधव और कौशल्या रहते थे। रोटी कमाने के लिए वे आलू टमाटर की खेती करते थे। उन्होंने अपनी खेती पहाड़ से नीचे मैदानों में बना रखी थी। माधव और कौशल्या अत्यंत मेहनती थे। धीरे धीरे उनकी आयु कर बढ़ती जा रही थी और उनकी शक्ति कम होती जा रही थी। वे दोनों संतान की बहुत अभिलाषा रखते थे। एक दिन वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। वे कहने लगे कि कितना अच्छा होता यदि हमें भी एक संतान होती। जब हम वृद्ध हो जाते तब वह हमारे खेतों की रखवाली करता और राजा उदय सिंह को लगान भी चुकाता। बुढ़ापे में वह हमें हर प्रकार से आराम देता और हम अपनी झुकी हुई कमर को कुछ देर आंगन में चूल्हे के पास बैठकर सीधा कर पाते। यह सोचकर उन दोनों ने सच्चे हृदय से नदी और पहाड़ों के देवताओं से प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद कौशल्या गर्भवती हुई। 9 महीने पूरे होने पर उसे संतान हुई, किंतु वह मनुष्य का बच्चा नहीं बल्कि एक मेंढक था, जिसका नाम उन्होंने गोविंद रखा। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं। यह देखकर माधव बोला, ये कैसी विचित्र बात है, ये तो मेंढक है। इसकी लाल आंखें देखो कैसी चमक रही हैं। इसे घर में रखने का क्या लाभ, चलो इसे बाहर फेंक आते हैं। लेकिन कौशल्या का मन उसे फेंकने को नहीं हुआ। उसने कहा, भगवान हम पर दयालु नहीं है, उन्होंने हमें बच्चे के स्थान पर एक मेंढक दिया है। किंतु अब तो यही गोविंद हमारा बच्चा है, इसलिए हमें इसे नहीं फेंकना चाहिए। मेंढक तो मिट्टी और तालाबों में रहते हैं। हमारे घर के पीछे जो छोटा सा तालाब है उसमें इसे छोड़ाओ, वहीं रह जाएगा। माधव ने गोविंद को उठाया। जब वह उसे ले जाने लगा तभी गोविंद बोला, माँ पिताजी मुझे तालाब में मत डालिए। मैं आदमियों के घर में पैदा हुआ हूँ और मुझे आदमियों की तरह ही रहना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मेरी शक्ल बिल्कुल आप जैसी हो जाएगी और मैं भी आदमी बन जाऊंगा। यह सुनकर माधव हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, यह कितनी अद्भुत बात है, यह तो बिल्कुल हमारी तरह बोलता है और जो कुछ इसने कहा है वह हमारे लिए तो अच्छा ही है। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान ने जैसे तैसे तो हमें यह दिन दिखाए हैं। यदि यह बोल सकता है तो अवश्य ही कोई अच्छा बच्चा होगा। संभव है कि इस समय किसी के श्राप से मेंढक बना हुआ हो। नहीं, इसे घर में ही रहने दीजिए। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने गोविंद को अपने साथ ही रख लिया। 3 वर्ष बीत गए। इस बीच गोविंद ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ कौशल्या से कहा, माँ मेरे लिए आटे की एक रोटी बना दो। मैं कल राजा उदय सिंह के पास जाऊंगा और उसके सुंदर महल में जाकर उससे मिलूंगा। उसकी 3 सुंदर बेटियां हैं। मैं उससे कहूंगा कि वह अपनी एक बेटी का विवाह मुझसे कर दे। मैं उन्हीं में से उससे विवाह करूंगा जो सबसे अधिक दयालु होगी और तुम्हारे काम में सबसे अधिक सहायता कर सकेगी। अगले दिन कौशल्या ने एक बड़ी सी रोटी बनाई और उसे एक थैले में रख दिया। गोविंद ने वह थैला अपने कंधे पर लटकाया और कूदता हुआ घाटी के किनारे बसे राजा उदय सिंह के महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, महाराज महाराज द्वार खोलिए। राजा उदय सिंह ने किसी के द्वारा द्वार खटखटाने की आवाज सुनी और अपने सेवक को बाहर देखने भेजा। सेवक आश्चर्यचकित होकर लौट आया और बोला, महाराज बड़ी विचित्र बात है, एक छोटा सा मेंढक द्वार पर खड़ा आपको पुकार रहा है। राजा के मंत्री ने कहा, महाराज ये अवश्य कोई भूत प्रेत होगा, इस पर राख डलवा दीजिए। किंतु राजा उदय सिंह सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं ठहरो, ये आवश्यक नहीं कि वो कोई भूत प्रेत ही हो। मेंढक तो जल में रहते हैं, संभव है कि वो जल देवता के महल से कोई संदेश लेकर आया हो। जिस प्रकार देवताओं का स्वागत किया जाता है उसी प्रकार इसका भी करो। पहले इस पर दूध छिड़क दो, उसके बाद मैं स्वयं देखूंगा कि ये कौन है और मेरे राज्य में किस उद्देश्य से आया है। उसके सेवकों ने वैसा ही किया। गोविंद का उसी प्रकार सम्मान किया गया जैसे देवताओं का किया जाता है। उन्होंने उस पर दूध छिड़का और कुछ दूध वायु में भी उड़ाया। इसके पश्चात राजा उदय सिंह स्वयं द्वार पर आया और पूछा, मेंढक देवता, क्या तुम जल देवता के महल से आए हो? हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? गोविंद ने उत्तर दिया, मैं जल देवता के महल से नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी ही इच्छा से आपके पास आया हूँ। आपकी सभी बेटियां विवाह योग्य हैं। मैं उनमें से एक से विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपका दामाद बनने आया हूँ। आप मुझे अपनी किसी एक बेटी का हाथ दे दीजिए। यह सुनकर राजा उदय सिंह और उसके सभी सेवक भयभीत हो गए। राजा बोला, तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? आईने में जरा अपनी शक्ल तो देखो, तुम कितने भद्दे और बदसूरत हो। कितने ही बड़े बड़े महाराजाओं ने मेरी बेटियों से विवाह करना चाहा, किंतु मैंने सभी को मना कर दिया। फिर मैं एक मेंढक को अपनी बेटी कैसे ब्याह दूं? जाओ जाओ, ऐसी निरर्थक बातें मत करो। गोविंद बोला, इसका अर्थ यह है कि आप मुझसे अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, यदि आप मेरी बात इस प्रकार नहीं मानेंगे तो मैं हंसना आरंभ कर दूंगा। गोविंद की बात सुनकर राजा उदय सिंह क्रोध से लाल हो गया। उसने पैर पटकते हुए कहा, मेंढक के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। यदि हंसना ही है तो बाहर निकल जा और जी भरकर हंस। किंतु तब तक गोविंद हंसना प्रारंभ कर चुका था। उसके हंसने से भयानक गर्जना सी होने लगी। पृथ्वी कांपने लगी। राजा उदय सिंह के महल के ऊंचे ऊंचे स्तंभ हिलने लगे, मानो महल अभी गिर ही पड़ेगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। आकाश में धूल, रेत, कंकड़ और पत्थर उड़ने लगे। सूर्य और सारा आकाश अंधकार से ढक गया। चारों ओर केवल धूल ही धूल दिखाई देने लगी। राजा के घर के सभी लोग और सेवक इधर उधर दौड़ने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अंततः दुखी और भयभीत होकर राजा उदय सिंह ने खिड़की से बाहर सिर निकालकर कहा, मेंढक महाशय,
अब कृपा करके अपना हंसना बंद कर दीजिए। मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी चांदनी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। गोविंद ने हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी का कांपना भी थम गया और महल तथा भवन शांत हो गए। राजा उदय सिंह ने केवल भयवश ही अपनी पुत्री चांदनी को गोविंद के हाथों सौंपा था। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के लिए। राजा की बड़ी पुत्री चांदनी गोविंद से विवाह करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने अपने पास छिपाकर 2 पत्थरों के टुकड़े रख लिए जो समय आने पर काम आ सके। गोविंद मार्ग दिखाने के लिए आगे आगे कूदता हुआ चलने लगा और चांदनी उसके पीछे पीछे चलने लगी। पूरे रास्ते वह यही प्रयास करती रही कि उसका घोड़ा कुछ और तेज चले और वह दौड़ते हुए गोविंद को अपने घोड़े की टापों के नीचे कुचल दे, किंतु गोविंद कभी इधर कूदता और कभी उधर। वह इस प्रकार चक्कर लगाता रहा कि उसे कुचल पाना राजकुमारी के लिए असंभव हो गया। अंत में वह इतनी क्रोधित हो गई कि जब गोविंद उसके काफी निकट चल रहा था तब उसने छिपाकर रखा हुआ पत्थर का टुकड़ा उसके ऊपर दे मारा और फिर वह मुड़कर घर की ओर लौट चली। वह थोड़ी ही दूर पहुंची होगी कि गोविंद ने उसे पुकारा। राजकुमारी, ठहरो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गोविंद जीवित खड़ा था। वह समझ रही थी कि गोविंद उसके पत्थर के नीचे कुचल गया होगा। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई और उसने घोड़े की लगाम खींच ली। गोविंद बोला, देखो, हमारे भाग्य में पति पत्नी होना नहीं लिखा है। अब तुम अपने घर लौट जाओ क्योंकि इसी में तुम्हारा कल्याण है। यह कहकर उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली और चांदनी को वापस घर ले चला। जब दोनों राजा के महल के पास पहुंचे तो गोविंद ने राजकुमारी को छोड़ दिया और राजा के पास जाकर बोला, महाराज, हम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए मैं इसे वापस छोड़ने आया हूँ। आप मुझे अपनी दूसरी बेटी रोशनी दे दीजिए जो मेरे साथ जाने को तैयार हो। यह सुनकर राजा उदय सिंह क्रोध से चिल्लाया, तुम कितने बदतमीज हो, अपनी हैसियत का कुछ तो विचार करो। तुम मेरी बेटी को वापस लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कभी नहीं दूंगा। जानते हो, मैं राजा हूँ, यह कोई मजाक है क्या? तुम इस प्रकार मेरी बेटियों में से एक एक को देखते फिरना चाहते हो? यह कहते कहते राजा क्रोध से कांपने लगा। इसका अर्थ यह है कि आप सहमत नहीं हैं। गोविंद ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं चिल्लाना आरंभ कर दूंगा। राजा ने सोचा कि यदि वह चिल्लाता है तो कोई विशेष हानि नहीं है, किंतु उसका हंसना ही वास्तव में खतरनाक है। उसने उपहास पूर्वक कहा, जी भरकर चिल्लाओ, तुम्हारी छोटी छोटी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और गोविंद ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी मानो रात्रि के समय भयंकर बिजली कड़क रही हो। चारों ओर केवल बिजली की कड़कड़ाहट ही सुनाई देने लगी। पहाड़ों से नदियों में इतना अधिक जल उतरने लगा कि कुछ ही पलों में सभी नदियों में बाढ़ आ गई। धीरे धीरे समस्त भूमि जल के प्रवाह से घिरने लगी और पानी चढ़ता हुआ राजा के महल तक पहुंच गया। राजा उदय सिंह ने खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर चिल्लाते हुए कहा, मेंढक महाशय, चिल्लाना बंद कीजिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी दूसरी बेटी रोशनी का विवाह कर दूंगा। गोविंद ने तुरंत चिल्लाना बंद कर दिया और धीरे धीरे जलस्तर नीचे उतरने लगा। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, अस्तबल से 2 घोड़े निकाले जाएं, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। इसके पश्चात उसने अपनी दूसरी बेटी रोशनी को आज्ञा दी कि वह गोविंद के साथ चली जाए। राजा की दूसरी बेटी रोशनी गोविंद के साथ जाने को सहमत नहीं थी। उसने भी घोड़े पर चढ़ते समय एक बड़ा सा पत्थर अपने पास छिपा लिया। मार्ग में उसने भी अपने घोड़े के पैरों के नीचे गोविंद को कुचलने का प्रयास किया और एक बार वह पत्थर उसके ऊपर फेंककर बड़ी राजकुमारी की भांति वापस लौटने लगी, किंतु उसे भी वापस बुलाकर गोविंद ने कहा, राजकुमारी, हम दोनों के भाग्य में एक साथ रहना नहीं लिखा है, तुम घर वापस जा सकती हो। यह कहकर उसने उसके घोड़े की लगाम हाथ में थमा दी और स्वयं आगे बढ़ गया। गोविंद ने राजा के हाथ में उसकी मुझली बेटी का हाथ पकड़ा दिया और कहा कि अपनी सबसे छोटी बेटी गायत्री का विवाह मुझसे कर दीजिए। इस बार राजा उदय सिंह के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, तुमने मेरी सबसे बड़ी बेटी को लौटा दिया और मैंने तुम पर दया करके अपनी मझली बेटी दे दी। अब तुमने उसे भी लौटा दिया और मेरी सबसे छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो। तुम अत्यंत बेहुदे हो। कोई भी राजा तुम्हारी इस उद्दंडता को सहन नहीं कर सकता। तुम बात का अत्यंत बेहुदे हो, कानून के विरुद्ध आचरण कर रहे हो। उसके गले में अंतिम शब्द अटक गए। एक छोटे से मेंढक ने उसे इस प्रकार नचा रखा था कि वह अत्यंत व्याकुल हो गया था। गोविंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आप इतना क्रोधित क्यों होते हैं? आपकी दोनों बेटियां मुझसे विवाह करने के लिए सहमत नहीं थीं, इसलिए मैं उन्हें वापस ले आया। किंतु आपकी तीसरी बेटी गायत्री मुझसे विवाह करना चाहती है, फिर आप क्यों सहमत नहीं हो रहे हैं? नहीं, कभी नहीं, राजा उदय सिंह घृणा से चिल्लाया। कौन कहता है कि वो कभी सहमत हो सकती है? इस संसार में कोई भी कन्या एक मेंढक से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। मैं तुमसे अंतिम बार कह रहा हूँ कि अब तुम अपनी राह देखो। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे नहीं करेंगे। गोविंद ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं कूदना शुरू कर दूंगा। राजा उदय सिंह गोविंद की बात से भीतर ही भीतर डर तो गया था, किंतु क्रोध में बोला, तुम उछलो कूदो, जो मन में आए करो, जी भर कर करो। मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों से डरने लगा तो फिर मैं राजा किस बात का? और गोविंद ने कूदना आरंभ कर दिया। जैसे ही उसने कूदना शुरू किया, का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।